हाँ, तो भाई कैसे हो सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हमने नदियाँ कंप्लीट कर ली थी। अब नदियों से ही रिलेटेड एक चीज़ और है जो कि है झीलें। झीलें नदियों से कैसे डिफरेंट है? नदियाँ होती है एक स्ट्रीम होती है, वाटर बॉडी वो है, वाटर बॉडी ये है। नदियाँ जो होती है पहाड़ों से स्टार्ट होके एक अपने संगम मतलब सॉरी जो उसका कहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है, कहाँ पे जाके वो मिलेगी, संगम होगा, उस चीज़ को बोलते हैं अपन नदी। और झील एक ऐसी वाटर बॉडी है जो एक स्थित एरिया के अंदर एक फिक्स एरिया के अंदर रहती है। वहाँ पे पानी कम या ज़्यादा होता रहेगा। ऐसे करके झीलें होती हैं। अब झीलों का सोर्स क्या है, ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे दूँ। झील जो होती है या तो वो बारिश के पानी की वजह से आता है। बारिश का पानी इसका सोर्स हो सकता है, बारिश। या फिर इसका दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है नदियों का पानी। हमने देखा था ना सांबर झील जो है, हम आज पढ़ेंगे भी सांबर झील के बारे में ही। तो सांबर जो झील जो है वो नदियों की वजह से बनती है। उसके अंदर बारिश का भी कंट्रीब्यूशन है पर इतना नहीं है, लेकिन नदियों की वजह से 5 अलग-अलग प्रकार की नदियाँ उसके अंदर आके मिलती है। तो नदियाँ या फिर बारिश जो होती है, वो झीलों का सोर्स होती है। और झील सिर्फ़ एक जगह पे रहती है, अलग-अलग ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये फ़ीचर है। तो ये ऐसा नहीं होता कि सांबर झील जो है वो तैरती-तैरती सीकर तक पहुँच गई या फिर हरियाणा चली गई या अरब की खाड़ी में जाके गिर गई, है ना? ऐसा नहीं होता है। और अलग-अलग प्रकार की झीलें भी होती है, हमने देखा था बालसन क्या होता है, प्लाया क्या होती है, ऐसी चीज़ें हमने कहाँ पे कंसिडर करी थी? हमने जब भौतिक प्रदेश देखे थे, उनके बेसिक फीचर्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी मरुस्थल के टाइम पे। चलिए झीलें स्टार्ट करते हैं और झीलों के लिए अलग-अलग झीलें पढ़ेंगे। अलग से नोट्स लगाना ऐसे नहीं है कि गोच-पोच करो। झीलों में देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि झीलें कैसी-कैसी हो सकती है। मान लेते हैं ये समतल ज़मीन है और वहाँ पे आपके कोई जच गई बिना मतलब में और यहाँ पे ऐसे करके एक खड्डा कर दिया बहुत बड़ा सारा, छोटा-सा खड्डा नहीं होता है और उसके अंदर आपने पानी भर दिया। ये काम किसने किया है? आपने किया है। आपके द्वारा अगर कोई काम हो रहा है तो वैसी झील जो होती है वो कृत्रिम नहीं कहलाती क्या? कोई भी काम आपने किया है, ह्यूमन ने किया है, उसको कृत्रिम कहेंगे। अगर कोई काम प्रकृति करती है, तो प्राकृतिक कह देंगे। अगर मान लो यहाँ पे कहीं दूसरी झील बने, वो कोई नेचुरली कोई ऐसा स्लोप हो उसके अंदर इस हिसाब से ऊबड़-खाबड़ टाइप्स और वहाँ पे भी पानी जम जाए, तो ये भी झील ही है, लेकिन ये कैसी है? प्राकृतिक है झील, प्राकृतिक, प्राकृतिक झील। 2 प्रकार की झीलें हो सकती है बेसिकली और अलग-अलग डिविजन्स होते हैं झीलों को पढ़ने के। और झील कैसे बनती है, झील के कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कहने की ऑल ओवर बात क्या है कि झील की स्टडी है ना। झील कैसे बनी, कौन से प्रकार होते हैं और उसके अंदर कौन से फैक्टर्स उनको कंसीडर करने पड़ते हैं, कहाँ पे झील बनेगी, कहाँ पे नहीं बनेगी। ऐसी सारी चीज़ें, टोपोग्राफी वगैरह, ये सब चीज़ें कुल मिला के झीलों की ही स्टडी है। तो झीलों की स्टडी को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में आप लिखना लिम्नोलॉजी, हिंदी वाले आप लिखना ऐसे करके लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी किसको कहते हैं? हिंदी वाले लिखना झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लेक्स, लेक्स, LAKE, लेक्स इज कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी। ये चीज समझ गए आप? हम जो पढ़ेंगे वो लिम्नोलॉजी नहीं है, हम तो सिर्फ राजस्थान में कौन सी झीलें हैं, कहाँ झीलें हैं, उसके आसपास क्या है वो चीज पढ़ेंगे। हम लिम्नोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो झीलें पढ़ेंगे भाई, और झीलों की स्टडी को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ये आपने लिखा। अब आप नेक्स्ट लाइन समझना, ये तो देख लिया कृत्रिम और प्राकृतिक, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान में जो झीलें होती है उनके बेसिकली 2 प्रकार होते हैं पानी के प्रकृति के अनुसार। आप एक लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वाटर, lakes of Rajasthan can be divided into 2 parts. According to nature of the water, lakes can be divided into 2 parts. जल की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा जाता है। जल की प्रकृति के आधार पर झीलों को, राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा जाता है।
ये चीज़ लिखी है आपने। तो फिर वो 2 भाग कौन से हैं, आप यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ वाटर, या फिर जल की प्रकृति के आधार पे ऐसे करके चार्ट बनाएंगे अच्छा सा, एक छोटा सा। इस चार्ट में आप सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे फ्रेश वाटर लेक्स। अब एक हैबिट बना लो, FWL करके लिख लो, इतना बड़ा लिखने की जगह आगे भी काम में आएगी। FWL लिख सकते हो, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। इन हिंदी वाले तो सीधे लिख सकते हैं मीठी, पता चल जाएगा, मीठी झीलें। दूसरी साइड में हमारे पास में आएगी ब्राइन वाटर लेक्स, ऐसी झीलें जो ब्राइन है, जिनका पानी खारा है। इसको भी आप ऐसे लिखना हैबिट में डाल लेना, BWL। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा ना। और इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें भाई। ठीक है, 2 प्रकार की झीलें हो गई, खारे पानी की झीलें, इनको खारी लिख सकते हैं हिंदी वाले। इसके आधार पर, पानी की प्रकृति के आधार पे, अब आप ये जल्दी से लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1-2 पॉइंट्स के अंदर और बता दूं, मीठे पानी की झील जो है वो क्यों बनती है, इसका क्या कारण है। उसके कारण में आप नीचे लिखेंगे, कारण, कारण क्या हो सकता है, वही वाला बारिश का जल। बारिश का जल भी एक प्रकार से मीठा ही माना जाता है। मीठे का मतलब ये नहीं कि ओहो चाशनी जैसा टेस्ट आ रहा है, पीने योग्य जो पानी होता है ना, उसको मीठा ही बोलते हैं, मीठा पानी। तो बारिश की वजह से आ सकता है पानी, या फिर किसकी वजह से आ सकता है, नदियों की वजह से। नदियाँ, इनका कारण ही होती है। और ऐसा झीलें जो हैं, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी ज़्यादातर, तो वो आपको उदयपुर में देखने के लिए मिलती है। आप कॉजेज लगा के लिखना, रेन एंड रिवर्स, रेन एंड रिवर्स। और दूसरा आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फाउंड इन, मैक्सिमम फाउंड इन उदयपुर। उदयपुर को तभी ही सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, उदयपुर के ब्रैकेट में आप झीलों की नगरी लिख सकते हैं। फिर दूसरी जो है, इधर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राजस्थान के अंदर ना, स्टार्टिंग में भौतिक प्रदेश जब पढ़े थे, उसमें हमने ये देखा था कि जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष ही है। टेथिस सागर में अलग अलग प्रकार के लवण पाए जाते हैं, और वो ही लवण जो है मरुस्थल के पेंदे के अंदर काफी इकट्ठा है ना। और वो कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व प्रभाव की वजह से ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से वहां के एरिया की जमीन जो है खारी हो जाती है। जैसे रन जो है हमने देखे थे अलग अलग प्रकार के, है ना। और दूसरी चीज क्या देखी थी हमने, प्लाया झीलें देखी थी। ऐसी झीलें प्राय जो क्या होती है, खारी होती है, उनको क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और ये झीलें क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ की जमीन के अंदर माइका शिस्ट की चट्टानें हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कारण में, पॉज के अंदर, इसके अंदर आप लिख सकते हैं रिमेन्स ऑफ एथिस सी। एथिस सी है भाई मेरे पीछे, एथिस सागर का अवशेष लिख सकते हैं सिंपली। कारण क्या लिख सकते हैं, एथिस सागर का अवशेष। ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। देखो पहले जब ये 41 जिले नहीं बने थे, तब तक इसका उत्तर दिया जाता था नागौर, लेकिन आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फाउंड इन, मैक्सिमम फाउंड इन डीके। डीके लिखेंगे डीडवाना कुचामन को, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर हट जाऊंगा, डीडवाना कुचामन। सर्वाधिक, सर्वाधिक डीडवाना तथा डीडवाना कुचामन के अंदर पाई जाती है। डीडवाना कुचामन एक जिला है भाई, 2 जिले नहीं है। इसको आप शॉर्ट में डीके, डीके भी लिख सकते हो। तो डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। अब ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग नागौर लिखेंगे भाई। क्या पता आपकी जो अभी आगामी एग्जाम्स है उनके अंदर पूछे ही नहीं अभी तक ये 41 जिले, तो इनमें भी क्या पता पूछा जाए या ना पूछा जाए, अपने को दोनों पता होना चाहिए। तो आप ओल्ड क्या लिखेंगे, नागौर। ठीक है, तो जल्दी से इसको पॉज करके ये सारी की सारी टेबल लिख लो और आगे चल लेते हैं भाई फिर हम। हाँ, तो आगे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे ब्राइन वाटर लेक्स, खारे पानी की झीलें सबसे पहले।
खारे पानी की झीलें, ब्राइन वाटर लेक्स, BWL, ब्राइन वाटर लेक्स, ये झीलें देखेंगे हम। अब इन झीलों में मैंने आपको ये बता ही दिया था, लेकिन फिर से मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, आपके जो पुराने नोट्स हैं वो आपको याद दिला दूं। मैंने कहा था कि ये मरुस्थल है, मान लेते हैं मरुस्थलीय एरिया है। अब मरुस्थलीय एरिया के अंदर ज़रूरी नहीं है कि मरुस्थल ही हो, नॉर्मल भी हो सकता है। और यहाँ पे अब मान लेते हैं किसी भी रीजन से, चाहे कृत्रिम हो या कैसे भी हो, क्या निर्माण हो गया, एक गर्त का निर्माण हो गया, गड्ढे का निर्माण हो गया। और यहाँ पे जमीन के अंदर क्या पाई जाती है, एक चट्टान पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइकाशिस्ट की चट्टान, माइकाशिस्ट की चट्टान। अब ये माइकाशिस्ट की जो चट्टान है, माइकाशिस्ट, ये माइकाशिस्ट की जो चट्टान है ना, इस चट्टान के अंदर क्या होती है, बहुत सारी लवणता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और ये सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब पाए जाते हैं। केमिस्ट्री वाले या साइंस वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वरना आर्ट्स वाले भी आजकल सुनते ही हैं, साइंस बहुत जगह घुसाई हुई रहती है। अब क्या होता है, बारिश आती है, पानी अंदर जाता है, जैसे भी बारिश आई है ना, पानी अंदर गया, पानी यहाँ तक नीचे बैठता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले दूँ, फिर से समझना मेरी बात। अखबार का पन्ना लीजिए आप, एक छोटा सा अखबार की एक स्ट्रिप काट लीजिए, एक पट्टी काट लीजिए, उस पट्टी को आप पानी में डुबाइए, वो पानी की जो जहाँ से भीगा हुआ ना कनेक्शन है, वहां से वो पानी ऊपर चढ़ता है ना। इस चीज को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन या फिर केशिकत्व प्रभाव। ये केशिकत्व प्रभाव के कारण से जल जो होता है वो ऊपर चढ़ता है, एक स्ट्रीम बनती है, एक धारा बनती है, उसकी वजह से जल जो है वो ऊपर चढ़ता है, और अपने साथ में जो जो वो ले जा सकता है, भाई जितना बड़ा मिट्टी के या फिर जो जमीन के अंदर जितनी बड़ा स्पेस होगा, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग पानी अपने साथ चीजें ले जाएगा ऊपर की ओर। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, लवण जो होता है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ऐसी चीजें जो होती है ना, वो इजीली ऊपर आ जाती है। और ऊपर आने से क्या होता है, केशिकत्व प्रभाव से, यहाँ पे पानी ऑलरेडी भी था, लेकिन ये जो है केशिकत्व प्रभाव की वजह से ऊपर की ओर भी उठा। साथ में ये क्या लेके आया, लवणता लेके आया आपने, ये जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ये भी लेके आया। और ये क्या था, केशिकत्व प्रभाव। ये हम चीज पहले देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। कैपिलरी एक्शन, इस वजह से क्या बनती है आपकी, ब्राइन वाटर लेक बनती है, या फिर मैं कहूँ खारे पानी की झील का निर्माण होता है ना। और ये ज्यादातर मरुस्थलीय रीजन के एरिया के अंदर क्यों होती है, ऐसे रीजन के अंदर क्यों होती है, क्योंकि वहां पे माइकाशिस्ट की चट्टानें हैं। और वो क्यों है, क्योंकि ये टेथिस सागर का अवशेष है। समझ में आई क्या बात आपको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, भले तो डायग्राम वापस बना लो, आपकी इच्छा है। इसके अंदर ये लिखो कि खारे पानी की झीलें अधिकतर, खारे पानी की झीलें अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि क्योंकि इस क्षेत्र में सतह के नीचे माइकाशिस्ट की चट्टानें पाई जाती है। इंग्लिश वाले लिखना, such lakes are in general found in desert region, region वाला desert region, because mica-schist rocks are found below the ground in this area. Mica-schist rocks are found below the ground in this area. यहां तक लिख लिया आपने। अब हम लिखेंगे बहुत सारी जो झीलें हैं, जिनमें से हम कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, उनके नाम। अब आपको पता होना चाहिए खारे पानी की झीलें कौन सी है, तो आप ट्रिक्स लगा के एक चीज लिखना। सारी की सारी झीलें याद करा दूंगा आपको, 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगी। 1 सेकंड रुकना भाई। हाँ, मैं फ्रेम में ज़्यादा आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा इधर एडजस्ट करके। अभी देखना, झीलों के अंदर हम एक ट्रिक पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक भी मीठी नहीं है। आप सिर्फ इतना सा याद रख सकते हो कि ये खारे पानी की याद रख ली ना,
तो आपको एग्जामिनर अगर इससे पूछ ले कि मीठे पानी की झील कौन सी है तो आप एलिमिनेट कर सकोगे। मैं आपको बताता हूँ क्या। कोई महिला है, वो बाजार जा रही है, बाजार जाते टाइम पे उसके कुत्ता पीछे पड़ गया। अब कुत्ता जो है उसके महिला की जो साड़ी है उसके पल्लू को पकड़ लिया और वो ऐसे जबड़ा पकड़ के ऐसे खींचता ताड़ता है ना, तो उसका पल्लू फाड़ रहा है, वो पल्लू फट गया उस वजह से। तो आपको ये ट्रिक क्या लिखनी है, आपको ये ट्रिक लिखनी है साड़ी। साड़ी से स्टार्ट करेंगे हम। ता पल्लू, कौन फाड़ रहा भाई साड़ी का पल्लू? कुत्ता फाड़े, फाड़े रे, है ना। ये ट्रिक है भाई, छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसके अंदर आपकी लगभग सारी की सारी जो खारे पानी की झीलें हैं वो आ जाएगी। अब आप लिख सकते हैं, सा से आ जाएगा सांबर झील, डी से आ जाता है डीडवाना। डीडवाना जगह का भी नाम है, डीडवाना झील का भी नाम है। का से एक तो आ जाती है कावोद, जो तो पड़ती है जैसलमेर के अंदर, और उसी से ही एक और आ जाती है कोछोर। थोड़ा और स्पेस दे देना भाई, ये साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े जो ट्रिक है ना, उसमें हल्का सा स्पेस और दे देना भले। और पै से आ जाती है पचपदरा, और लू से क्या आ जाती है लूणकरण सर, लूणकरण सर। ठीक है, ये बीकानेर में पड़ती है। राजा लूणकरण जो है उनके नाम पे इस झील का नाम दिया गया है। हम देखेंगे लूणकरण जो है काफी इंटरेस्टिंग राजा रहे थे। और कू से क्या आ जाता है कुचामन। ता से क्या आ जाएगा ताल छापर, चूरू के अंदर पड़ने वाला। ये भी एक खारे पानी की झील है। अब बचा तो कुछ है नहीं उधर, पैंदा सा बचा है, ज्यादा कुछ नहीं है। और फा से क्या हो जाता है फलोदी, फलोदी, है ना। डे से आ जाएगा डेगाना, और रे से क्या आ जाएगा रेवासा। रेवासा में बालाजी का मंदिर है ना, सिक्कर वाला रेवासा, वो है ये। ओके, तो हमने क्या ट्रिक लिखी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से कावोद और कोछ और दो है भाई। ऐसे क्या आ जाएगा पचपदरा आ जाएगी, लूणकरण सर आ जाएगी, फिर कू से कुचामन, ता से ताल छापर, और फा से फलोदी, और डे से डेगाना, और रे से रेवासा। ये लगभग सारी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें। अब आपको इसके अलावा कोई भी पूछ ले एग्जाम के अंदर, एक नावा और आएगी, मैं आपको लिखा दूंगा। ऐसे करके इक्की दुक्की और है, मैं सारी आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी। बट ये झीलें अगर आप याद कर लोगे तो आपको फ्रेश वाटर रटने की जरूरत नहीं है। भाई मैं आपको पूछ लूँ निम्न में से कौन सी झीलें जो है वो निम्न में से कौन सी झील जो है वो फ्रेश वाटर झील है ना, फ्रेश वाटर लेक है। आपको एग्जाम्पल में दे दिया, सांबर दे दिया, लूणकरण सर दे दिया, डेगाना दे दिया, फिर मैंने लिख दिया फतेह सागर। तो फतेह सागर झील ही ऐसी झील है जो इस ट्रिक में नहीं है। या फिर आपको कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं कि निम्न में से खारे पानी की झीलें हैं। एक तो दे दी सांबर दे दी, एक दे दी ताल छापर दे दी, फिर दो दो तीन आपको और दे दी, जैसे कि पिछोला दे दी, जयसमंद दे दी, और ये आपकी फतेह सागर दे दी। ऐसी झीलें दे दी तो आप आराम से कर पाओगे, छांट पाओगे, है ना। तो ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये लिखो, फिर मैं आगे आपको सारे के सारे नाम लिखवाता हूँ, कौन सी कहाँ पे है, लिख लिया होगा ना। फर्स्ट जो है सांबर, वापस से लिख देता हूँ सांबर। अब ये नाम लिख रहे हैं हम अभी पहले। सांबर झील जो है मेनली तो जयपुर के अंदर पाई जाती है। पहले जयपुर ग्रामीण नाम हुआ था एक जिले का, लेकिन वो वापस कैंसिल कर दिया गया भाई, कोई सेंस बनता नहीं है जयपुर ग्रामीण, जयपुर रूरल, अर्बन ऐसे करके हरकतों का। सांबर जो है वो जयपुर के अंदर है मेनली, और इसके अलावा भी बीकानेर और थोड़ा बहुत इधर सॉरी अजमेर वगैरह इधर कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। सॉरी, दूसरे नंबर पे आप डीडवाना लिखो, डीडवाना। ये डीडवाना जो है पहले नागौर के अंदर आई करती थी, लेकिन अब ये डीके के अंदर आती है, डीडवाना कुचामन के अंदर। अब मैं आपको एक चीज पहले बता रहा हूँ, जहाँ पे डीडवाना कुचामन है, अगर आपके एग्जाम के अंदर पुराने 33 जिलों के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो अगर डीडवाना कुचामन ऑप्शन ही नहीं है तो आपको नागौर चूज करना है। जैसे कि अलवर और ये खैरथल तिजारा है, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा। किसी चीज का आंसर अगर अलवर है और मान लेते हैं एग्जाम के अंदर खैरथल तिजारा दे रखा है, तो आप खैरथल तिजारा चूज करोगे उस चीज को। हर चीज अलवर में नहीं, खैरथल तिजारा में नहीं चली गई, लेकिन जहां जहां मैं आपको लिखाऊंगा ना कि ये चीज अब खैरथल तिजारा में आती है लेकिन पहले अलवर में आती थी, तो वो चीजें आपको क्या कंसिडर करनी है, स्मार्टली आंसर देना। जैसे कि ये वाला ही देख लो, डीडवाना जो है खारे पानी की झील है, नागौर के अंदर पाई जाती है, लेकिन नए जिलों के अनुसार ये कहाँ शिफ्ट हो चुकी, मतलब किस एरिया में आती है अब, डीडवाना कुचामन के अंदर आती है। अब एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया गया
कि डीडवाना जो है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, डीडवाना खारी झील जो डीडवाना है वो कौन से जिले में पाई जाती है। आपको ऑप्शन में डीडवाना कुचामन दे ही नहीं रखा, तो आपको नागौर करके आना है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए जिले कहाँ है, कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं। सही बात है, तो आप समझदारी से आंसर देंगे। फिर तीसरे नंबर पे मेरे पास में लिखी थी कावोद, लिखी थी मैंने। तो कावोद जो है वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है भाई, तो जैस लिख दो, जैसलमेर समझ जाए, समझ जाना आप। फोर्थ नंबर पे आती है कोछोर। अब कोछोर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, को से होता है कोछोर और को से ही होता है कोचिंग। कोछोर इंग्लिश में ऐसे लिख लेना भाई, कोछोर। तो कोचिंग और कोछोर दोनों एक जैसी चीजें, और ज्यादातर कोचिंग कहाँ पे पाई जाती है, नीट वगैरह जेई वगैरह की सीकर में पाई जाती है। तो आप याद कर सकते हो सीकर, क्योंकि भाई दो है यहाँ पे, कावोद भी है कोछोर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें किसी भी चीज में। फिर पांचवें नंबर पे पचपदरा आएगी भाई, पचपदरा लिखो, है ना। तो पचपदरा जो है बालोतरा के अंदर पाई जाती है। अब बालोतरा चूंकि बीकानेर, ऐसे बीकानेर का नाम आ रहा है मुझे, बाड़मेर से लिया गया है। अगर ये बालोतरा नहीं होता तो बाड़मेर देंगे आंसर, और बाड़मेर नहीं है तो बालोतरा आंसर अपने आप हो जाएगा। तो पचपदरा के आगे आप बालोतरा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में छठे नंबर पे मेरे पास में कौन सी झील थी, लूणकरणसर। ये बीकानेर में है, लूणकरणसर, बीकानेर लिखेंगे भाई। फिर सातवें नंबर पे मेरे पास में कौन सी झील आ जाएगी, कू से कौन सी देखी थी, कुचामन। कुचामन फिर से डीके के अंदर आ जाएगी, क्योंकि देखो एक तो डीडवाना है, डीडवाना नाम से भी झील है, एक कुचामन है, कुचामन नाम से भी झील है। दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है, डीडवाना कुचामन के अंदर। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो नागौर आ जाएगा आंसर, कर सकते हैं ना। सॉरी। फिर आठवें नंबर पे अपने पास में आ जाएगी ताल छापर झील। ये जो ताल छापर है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, चूरू के अंदर। तो आप सिंपली चूरू लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में आठ के बाद में नवे नंबर पे अपने पास में आ जाएगी फलोदी। फलोदी नए जिले के अकॉर्डिंग कहाँ पे पाई जाती है भाई, फलोदी के अंदर, वरना तो जोधपुर फलोदी लिखते हैं इसको। फिर 10th नंबर पे क्या आ जाएगा, डेगाना। अब देखो डेगाना जो है वो नागौर के अंदर है। इससे आपको पता चलता है कि नया जिला डीडवाना कुचामन बना। इसका मतलब ये नहीं है कि नागौर में जो कुछ भी आता था वो कहाँ चला जाएगा, डीडवाना कुचामन में। ऐसा नहीं है ना। तो अब देखो इसको याद करने का भी क्या तरीका है, डेगाना, ना नाम आ रहा है तो नागौर याद रख लेना। वैसे डीडवाना के अंदर भी ना आता है, लेकिन डीडवाना तो डीडवाना कुचामन का जैसा सा नाम है ना, तो वहां तो ऐसे याद रख लो, डीडवाना कुचामन डीडवाना के अंदर ही आएगा। डीडवाना जो झील है वो डीडवाना कुचामन के अंदर ही नहीं आएगी क्या, क्योंकि नाम में भी डीडवाना आ रहा है और जिले में भी डीडवाना आ रहा है। और डेगाना जो है उसके अंदर ना से याद रख लेना भाई, नागौर। यहाँ तक हुआ, ये 10 हो गए। फिर उसके बाद में 11th नंबर पे रेवासा। रेवासा बालाजी, ये भी याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रेवासा बालाजी कहाँ है, सीकर के अंदर है। तो ये झील हो गई सीकर के अंदर। इसके अलावा एक झील और है जिसको आप लिख लो भाई, नावा। नावा, ये नावा झील जो है ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर है। तो हमने ऊपर जो हेडिंग लगाई थी उसमें ऐसे ही फालतू में थोड़ी लिखा था कि देखो ब्राइन वाटर लेक्स जो मेरे ऊपर आ रही है ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, डीडवाना कुचामन के अंदर पाई जाती है ना। प्रूव कर दिया इतनी सिद्धम। तो ये सब चीज आप लिख लो, लगभग 12 एक झीलें हैं जो कि यहाँ पे हमारे किस में आती है, खारे पानी की झीलें कहलाती है। एक सेकंड आप लिखो। हाँ तो भाई ये सब सारे नाम किसके हैं, खारे पानी की झीलों के। अब आप हेडिंग लगाना, सबसे पहली झील जो खारे पानी की है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तो मेरे कहे बिना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो दिख जाएगी आपको। सबसे पहली झील का नाम हम देखेंगे सांबर। तो आप सांबर झील लगाना और इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सांबर क्या है, एक झील है, अब आपको पता ही है। इसकी बेसिक से बेसिक बात आप लिख सकते हो, यह एक खारे पानी की झील है, तो आप ब्राइन लेक कर सकते हो या BWL कर सकते हो, है ना। खारे पानी की झील है, खारी लिख लो, खारी। पाई कहाँ पे जाती है, तो जयपुर, मैंने आपको बताया था। जयपुर के अलावा ये थोड़ा बहुत इसका पोर्शन डीडवाना कुचामन में भी आता है। फिर उसके बाद में इसका थोड़ा बहुत पोर्शन अजमेर के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। हमने देखा था ना, चारों तरफ पहाड़ियां हैं अलग अलग, एक तरफ सीकर की पहाड़ी, एक तरफ अजमेर की पहाड़ी, ऐसे करके है ना जयपुर की पहाड़ी। उसके लगभग बीच के अंदर कौन सी झील है, ये सांबर झील कहेंगे क्या इसको,
ये सांबर झील है भाई। ये जो सांबर झील जो है, ये झील लैंड लॉक्ड झील है, लैंड से लॉक हुई हुई झील है, इसको लैंड लॉक्ड झील भी कहेंगे, है ना। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने झीलों के प्रकार देखे थे, बालसन वगैरह, है ना। तो ये बालसन झील का ही तो एग्जाम्पल है, या प्लाया झील का एग्जाम्पल है, बालसन का एग्जाम्पल है ना। इसके बारे में हम सारी की सारी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे अब। तो आप लिखना भाई, यह राजस्थान का न्यूनतम बिंदु है, यह झील राजस्थान का, कुछ एक बेसिक बातें हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह राजस्थान का न्यूनतम बिंदु है। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का? गुरु शिखर। उसकी हाइट कितनी है बता सकते हैं क्या? यह राजस्थान का न्यूनतम बिंदु कहलाता है। This is the lowest point of Rajasthan. This lake has the lowest point. यानी कि ये झील कोई लोवेस्ट नहीं है, इसकी झील का जो तल है, पेंदा है, वो लोवेस्ट है। This lake contains the lowest point of Rajasthan. और हाईएस्ट गुरु शिखर है, आपको पता ही है सारी बात। फिर एक लिखना, दिस लेक इज एग्जांपल ऑफ बालसन लेक्स, है ना। देखा था ना, लैंड लॉक्ड। अब इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। देखना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये झील वैसे तो ना नेचुरल है, नेचुरल झील ही है ये, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चौहान जो वंश का संस्थापक था, वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी के अंदर सांबर को अपनी वो बनाता है राजधानी। इसका पहले अलग नाम था, सपादलक्स, ये सब चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हिस्ट्री के अंदर करेंगे। लेकिन बात क्या है, वासुदेव चौहान नाम का आदमी है, वो क्या करता है, यहाँ पे झील बनाता है, एक मानव निर्मित झील है ये। सांबर झील को मानव निर्मित कौन बताता है? तो वो बताता है एक बिजोलिया नाम का इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख या फिर बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, है ना। तो ये मैं क्या बता रहा था, हाँ, वासुदेव चौहान जो है उसने बनाया था। अब आप लिखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह झील चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान द्वारा द्वारा 551 ईस्वी के अंदर, 551 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी। According to the Bijolia inscription, this lake is formed by the constructed by the founder of Chauhan dynasty, founder of the Chauhan dynasty। अपन जो पर क्लास कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, वो मतलब काफी बेहतरीन तरीके से बिना कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज किए हुए एकदम ऑन टाइम हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, इसलिए अपने को थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लगता है, वरना ये टाइम और थोड़ा कम हो जाए। अपन बढ़िया से पढ़ेंगे पूरा का पूरा राजस्थान जी के। आप लिखना, क्या लिख रहे थे हम, बीच में प्रमोशन हो गया। मैं क्या कह रहा था, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, this lake is formed by the founder of चौहान डायनेस्टी। फिर आगे लिखेंगे वासुदेव चौहान इन 551 AD, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। लेकिन ये झील जो लिम्नोलॉजी की स्टडी हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये झील है ना, ये एक ऐसी झील है, एक प्रकार की प्राकृतिक झील है। तो साइंस ज़्यादा सही बताती है या किताबें ज़्यादा सही बताती है? अब कोई फ्यूचर के अंदर, मतलब जैसे आज का टाइम 2025 का टाइम, इसी टाइम के अंदर वो बन जाएगा ना प्राचीन इतिहास, तब आपको कोई मेरा ही कोई बढ़िया फ्रेंड वगैरह या कोई मेरा भला चाहने वाला ऐसे लिख जाए कि ऐसे यूट्यूब हुआ करता था और उसके ऊपर एक ऐसे भयंकर खतरनाक कोचिंग चलती थी जिसका नाम था द लिंचपिन एकेडमी, वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट कोचिंग थी। हालांकि ऐसी कोई बातें नहीं है, मैं तो ऐसे ही एक फालतू सा मजाक कर रहा हूँ। तो
तो ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, पहले तो ये बताओ। और फिर कोई ऐसी स्टडी भी हो इस चीज़ की भी, कि ऐसी स्टडी भी करी जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चले कि ये सबसे घटिया इंस्टीट्यूट था, तो आपको कौन सी चीज़ पे आप विश्वास करोगे बताओ, हैं? तो घटिया है क्या? क्या पता भाई। आप लिखना यह 550 या 500 वर्गज, वर्गज नहीं सॉरी, 500 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई झील है। दिस लेक इज स्प्रेडेड इन 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लगभग 500 के आसपास है। तो ध्यान रखना 500 भी नहीं तो 480 आ जाएगा, ऐसे कर तो आइडिया रहना चाहिए आपको। और जबकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है भाई। अब हम इस नदी के बारे में बेसिक बातें कर ली है, अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, एक नए पन्ने से आप लिखना स्टार्ट करना। मैं भी आपके साथ साथ में बनाऊंगा, आप भी मेरे तरीके से मेरे साथ साथ में बनाएंगे, और ये नदी सॉरी ये जो झील जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पूरी हो जाएगी। ये एक प्रकार की आयताकार झील है भाई, ये लाइन में आपको नए लिखाऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगी। सांबर झील के बारे में पूछा जाता है कि यह एक प्रकार की एक आयताकार झील है। ओपी के एकदम बीचों बीच लिखना, लेकिन मैं ऊपर भी कुछ लिखूंगा इस एरिया के अंदर थोड़ा ऊपर जाके, तो आप ऐसे कंजूसी मत करना, ऊपर ऊपर लिख दो। आप ये चीज लिखो भाई सबसे पहले तो, ऐसी एक बढ़िया सा बना लो। मैं भी बढ़िया बनाऊं क्या ना, मेरे को देख के आपका भी मन करेगा कि यार ये भी तो लाइनें खींच रहा है अपने हिसाब से, तो अपने भी खींच लेते हैं अपने हिसाब से। अब बोलो, 1 सेकंड में खींच सकते हो क्या इतनी बढ़िया लाइन? ठीक है भाई, मैंने तो खींच दी कैसे भी करके। अब कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है पंछियों की बातें करने का, तो पंछियों की बात करते हैं पहले। एक पक्षी होता है फ्लेमिंगो करके। अब भाई मेरा पक्षी मेरे को जो ढंग से बनाना नहीं आता है, आप में से अगर कोई कलाकार हो तो बढ़िया बना लेना। इसको कहते हैं फ्लेमिंगो या फिर राजहंस, फ्लेमिंगो। ये सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे इस झील में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अभी भी आए थे एक बार अखबार के अंदर भी रिसेंटली, एक फोटो आई थी इनकी, इन पक्षियों की, बहुत सुंदर लग रहे थे। ये सांबर झील का ही वो फोटो थी, तो देखना भाई अगर आपका मन करे तो। ये फ्लेमिंगो करके है। और एक मतलब ऐसे दुखी आत्मा भी है, जिसका नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर से एक ऐसी चिड़िया बना दो, ये वाली दुखी आत्मा है, लग भी दुखी सा ही रहा है बेचारा, दुखी बना देंगे इसको। और रो के इसकी आंखें लाल हो गई। इसका नाम क्या है? इस भाई साहब का नाम है पुरजा। पुरजा एक पक्षी का नाम है, ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और ये विरह का गीत ऐसा शानदार, मतलब रात को आप सो रहे हो और उस टाइम पे कोई बहुत जोर जोर से ऐसे ये इतना इस तरीके से चिल्लाता है, जैसे इसको देख के लगता है पता नहीं इसकी माँ मर गई, क्या मर गई, क्या हो गया इसके साथ में। इस तरीके से ये विरह करता हुआ सा है ना, उड़ता है अपने पार्टनर को ढूंढते हुए। ऐसा अपने स्टोरीज के अंदर, फोक स्टोरीज जो होती है ना, या फोक सॉन्ग्स होते हैं, उनके अंदर बोला जाता है। तो इसके ऊपर गाना भी है कुर्जा करके ही। तो ये विरह जो होती है ना, महिलाएं जो होती है वो अपनी जिससे शादी होने वाली होती है, या फिर उसका पति जिनका परदेश चला गया होता है, उनको मिस करते हुए ऊर्जा पक्षी का रेफरेंस लेते हुए ऐसे गाने गाती है, ऊर्जाएं मारा भंवर मिला दे, ऐसे करके। तो उनको अपने भंवर की याद आती है, और ये पक्षी जो होता है ना, वो ऐसे ही करता है जैसे वो महिलाएं करती है विरह के अंदर। तो ये दोनों पक्षी जो है ना यहाँ पे आते हैं, इनका संरक्षण किया जाता है यहाँ पे। तो मैं ये वाली चीज यहाँ लिखने की बजाय नीचे लिख दूं, ऊर्जा, ऊर्जा पक्षी। अब आप इसके बारे में यहाँ पे छोटा सा लिख दो, बर्ड्स प्रोटेक्टेड, संरक्षित पक्षी। कौन से पक्षी संरक्षित है यहाँ पे? संरक्षित क्यों कहेंगे? क्योंकि इस झील की वजह से यहाँ पे ये पक्षी आराम से अपना एक टाइम पीरियड निकाल के जाते हैं, और निकालने के बाद में वापस चले जाते हैं। तो इनका जीवन यापन करने के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसको हटा नहीं सकते। अभी राजहंस की बात चल रही है, पक्षियों की बात चल रही है, तो मैं आपको एक बहुत ही सैड न्यूज़ देना चाहता हूँ। 2019 के अंदर क्या हुआ था, आज नहीं हुआ था, पुरानी सैड न्यूज़ है ये। तो 2019 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ की जो सांबर लेक है, किसी रीजन की वजह से इसके अंदर जो बोटुलिज्म का जो बैक्टीरिया होता है,
वो काफी ज्यादा फैल गया था। एवियन बोटुलिज्म बोलते हैं इसको। एवियन मतलब पक्षी के लिए एवीज वर्ड यूज किया जाता है साइंस के अंदर। जैसे कि हम एनिमल्स हैं, इंसान भी एनिमल है, प्लांट्स जो प्लांटी कहलाते हैं, वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं ना वो एनिमल की एवीज कैटेगरी के अंदर आते हैं। एवीज, AVE, एवीज, ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इस वजह से इस बोटुलिज्म को क्या नाम दिया गया? एवियन बोटुलिज्म। इंग्लिश में भी बोटुलिज्म कहेंगे, हिंदी में भी बोटुलिज्म कहेंगे। तो अब आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, 2019 करना, एवियन बोटुलिज्म लिख लो। इंडियाज बिगेस्ट बर्ड ट्रेजेडी, है ना? क्या है ये बर्ड ट्रेजेडी? बहुत सारे पक्षी जो है उनके फूड पॉइजनिंग टाइप की सी बीमारी हो गई थी, बोटुलिज्म इसी को कहते हैं। तो उस फूड पॉइजनिंग से बहुत सारे, हजारों की संख्या के अंदर ये तो बेचारे आए थे, लेकिन इनको क्या पता। जैसे वो उसके अंदर आता है ना, सावधान इंडिया के अंदर, कि उन पक्षियों को क्या पता था कि आज की सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। वो तो अपनी उड़ान भरते हुए यहाँ पे आए थे इस उम्मीद से कि एक टाइम पीरियड निकल के जाएंगे, ऐसे करके, है ना? तो ये हुआ था भाई, ये काफ़ी दुखद बात है वैसे तो। प्रकृति का नाश होना, विनाश होना, ये सब चीज़ें सही नहीं होती वैसे तो लिख लो। हिंदी में क्या लिखना पड़ा है इसको? 2019 लिख लो। एवियन बोटुलिज्म लिखो आप, एवियन बोटुलिज्म। भारत की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी। अब इनकी बात कर ली है तो एक पेड़ पौधों की भी बात कर लो। एक पेड़ होता है साल्वाडोरा, हिंदी में भी साल्वाडोरा कहेंगे। जैसे किसी का नाम राकेश है भाई, तो राकेश को हिंदी में भी राकेश कहेंगे, इंग्लिश में भी राकेश कहेंगे, जापानी में भी राकेश कहेंगे। तो उसका नाम है भाई, स्पेसिफिक नाम है ये। तो साल्वाडोरा जो है एक ऐसा प्लांट है, मतलब लिखवा नहीं रहा, लिखने मत चालू कर देना। साल्वाडोरा एक ऐसा प्लांट है जो किसी भी एरिया की लवणता कम करने के लिए उपयोगी है। यानी कि ये क्या करता है, अपनी रूट से सेलाइन जो सेलिनिटी जो होती है, खराश जो होती है, खारा पानी होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं जो सेलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको काफ़ी मात्रा के अंदर ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर भरने की क्षमता रखता है, स्टोरेज करता है भाई। ये है अगले का प्रकृति में ऐसे बने बनावट। तो आप इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना। सांबर झील की लवणता कम करता है ना? कैसे कम करता है आपको पता चल गया? आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कैसे कम करता है भाई, बताओ हमें। जितनी चीज पूछी जाएगी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक ये जीव जंतु की बात चल रही, तो एक जीव जंतु की बात और कर लेते हैं। एक स्पाइरुलिना करके, ऐसे स्पाइरल सी बना दूं क्या? स्पाइरल, थोड़ा ढंग से स्पाइरल बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये स्पाइरुलिना कैसी भी दिखती होगी भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे। स्पाइरुलिना करके एक एल्गी कहलाती थी, फिर इसको बीजी के अंदर डाला, ऐसे करके। ये स्पाइरुलिना काफी अमाउंट के अंदर पाई जाती है, शैवाल माना जाता है इसको। स्पाइरुलिना जो है ना, ये इसके अंदर काफी सारा प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है? लगभग 50 से 60% के अराउंड, लिख लो, 50 से 60% के अराउंड प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन की पूर्ति करती है, पहली चीज तो ये खाया जाता है, इसको खाया जाता है। और दूसरा ये नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए भी काम में आता है। दूसरा इसका यूज क्या लिख लेंगे? नाइट्रोजन युक्त, N2 लिख सकते हैं ना, नाइट्रोजन युक्त खाद। नाइट्रोजन का जो परमाणुविक या आणविक फॉर्मूला जो होता है, नाइट्रोजन युक्त खाद, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद में इतनी बातें हो गई ना, और अब आगे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर कहाँ करें? यहाँ कर ले क्या? ठीक है भाई, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाऊं। जब मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो सांबर झील जो है उससे ये खारी झील है, तो खारी झील है तो क्यों ना इसकी खराश का फायदा उठाया जाए। इसका फायदा उठा के हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे नमक। और नमक कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार के लिए आप ये समझना,
अब आप झील के अंदर बैठ के तो नमक नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। आप सब्जी मंडी जाते हो तो सब्जियां होती है, वहीं पे सब्जी बनाने लग जाते हो क्या, कि सब्जी मंडी में सब्जी बना के ही लाऊंगा आज तो मैं, गैस ले जाऊंगा, चूल्हा ले जाऊंगा, है ना। आप अपने घर ले आते हो, जहाँ भी आपको आपका रिसोर्स होता है वहाँ ले जाते हो। वैसे ही करके इस झील का जो पानी होता है ना, उसको थोड़ा सा साइड में निकाल लिया जाता है। आप गूगल करके देखना, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। एक दूसरे लैंड में जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इसको निकाल लिया जाता है। एक सेकेंड। इसको निकाल लिया जाता है और फिर इसके जल से क्या करा जाता है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला मैंने आपको ये बोला कि आपके पास में एक बाल्टी पानी है, आधी बाल्टी पानी है, चलो एक नहीं करते, एक आधी बाल्टी पानी के अंदर आपने लगभग क्या किया, आधी बाल्टी जितना ही या फिर उससे थोड़ा सा कम आपने नमक घोल दिया उसके अंदर। अब वो नमक सारा का सारा नहीं घुलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने अगर पढ़ी हो, साइंस के अगर आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसी भी घुलनशील वस्तु के लिए पानी की उतनी अमाउंट होनी जरूरी है जिसमें वो पूरी घुल सके, वरना वो पूरी नहीं घुलती है। वैसे नहीं कि नमक है तो वो सारा का सारा घुलेगा उसमें ना, घुलता तभी है जब उसके परमाणु परमाणु जो होते हैं ना, वो साइंस की बातें रहने दो, वो घेर लेते हैं भाई। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे को साइंस आती है। तो होता क्या है कि उस बाल्टी के अंदर क्या था, आधी बाल्टी पानी था, उसके अंदर आधी से थोड़ा सा कम नमक था। वो नमक आपको दिखेगा। अब मैं आपको कहूँ कि उस नमक को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे? आपके पास दो तरीके हैं, या तो वो सारा का सारा पानी जो होता है ना, आप गैस पे चढ़ा दो, गैस पे चढ़ा के पानी पानी तो उड़ा दो, नमक बच जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, ऐसे चमचों से भर भर के जितना नमक दिख रहा है साफ साफ उसको निकाल लो। ऐसे ही समझो कि मैंने ये किया है कि इसमें से ना वो चमचे भर भर के मैंने नमक निकाला है बाहर। वो जो चमचे भर भर के मैंने बाहर जो नमक निकाला ना, ऐसे करके मैंने एक उसकी पूरी वो बना दी, पहाड़ सा बना दिया छोटा, एक जगह पे वो कर दिया, कंपाइल कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इस चीज को तो बोलते हैं क्यार। क्या बोलेंगे? क्यार। क्यार किसको बोलेंगे? एक जो ऐसे खड़ी कर दिया उसको, वैसे लोकल लैंग्वेज में तो बोलते हैं कुड्डी बोलते हैं, आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते होगे इसको। ये बना दी मैंने एक प्रकार से, एक छोटा सा पिरामिड सा बना दिया। इस चीज को बोलते हैं क्यार। क्यार के अंदर लास्ट में रह आ रहा है, रह के अंदर ए की मात्रा है। वैसे ही नमक के अंदर क्या आता है? क आता है, क के अंदर लास्ट के अंदर ए की मात्रा है। तो आप समझ लेना क्यार किसको कहते हैं? नमक की उसको पिरामिड को कहते हैं, छोटा सा जो पिरामिड बनाया। जबकि ये जो चीज है ना, जो अलग से पानी निकाला है, फिर इससे जो क्यार तैयार करी गई है, इस चीज को बोलते हैं क्यारी। इसीलिए मैंने आपको ए की मात्रा समझाई, वरना अब आप ये नहीं कर सकते कि क्यारी जो होते हैं वो किसको कहते हैं। हालांकि इतना इतना ना हिंदी के आपके साथ में वो कोई नहीं खेलेगा, हिंदी की वो व्याकरण वगैरह ये सब, बट फिर भी आपको पता नहीं चाहिए क्यार किसको कहते हैं। क्यार कहते हैं नमक की, जो निकाला गया नमक, तैयार किया गया नमक है ना, इकट्ठा करते हैं वहां पे उस चीज को। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लगा के, क्यार पद्धति द्वारा, क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। या फिर छोटा और शॉर्ट कर सकते हैं, क्यार पद्धति लिखो, नमक तैयार कर मतलब नमक लिखो और फिर इसके आगे लिखो क्यार पद्धति द्वारा। सिंपली लिख सकते हो, आप छोटा भी बना सकते हो इसको, या बना समझ जाओगे क्या, या बना लोगे? छोटा कर सकते हो, लेकिन इस डायग्राम के अंदर ही अगर समाहित हो रहा है इसी के इस रीजन के अंदर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम नमक नमक की बातें कर लेते हैं, इससे नमक से रिलेटेड सारी बातें कर लेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप? सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्यार टेक्निक। क्यार टेक्निक, क्यारियों में क्या होता है? लूण होता है, उस लूण को क्यार पद्धति द्वारा अलग करके क्यार तैयार की जाती है। और अब समझ जाओ आप। आप क्या लिखेंगे? क्यार पद्धति द्वारा, इंग्लिश में लिख लिया होगा, क्यार टेक्निक द्वारा ना नमक तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद में एक बात इसके अंदर लिखना, भारत का टोटल, जैसे भारत के अंदर नमक की आपूर्ति अलग अलग तरीकों से होती होगी, उसमें से एक तरीका ये भी है, सांबर झील पूरे पूरे इंडिया का, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि 100 किलो नमक तैयार करता है पूरा भारत, 100 किलो नमक तैयार करता है, तो उसमें से 8.7 किलो नमक सांबर झील का है। पूरे भारत के अंदर नमक, अगर पूरे भारत के अंदर 100 किलो नमक है
तो सांबर झील का नमक कितना है उसमें से 8.7 किलो, इतना। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत का 8.7% नमक सांबर झील द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे सिंपल सा, फिर इसके आगे एरो लगा के क्या लिखेंगे, 8.7% सॉल्ट प्रोडक्शन, इसके द्वारा, सांबर झील के द्वारा। इंग्लिश में भी हिंदी में लिख सकते हो, भारत 8.7% नमक उत्पादन, इतना लिखा। और राजस्थान का क्या लिखेंगे, इसी के यहाँ पे नीचे लिख लो राजस्थान। राजस्थान का देखो अराउंड 80 to 90% है, 80 to 90% सॉल्ट प्रोडक्शन, इतना आप लिख सकते हो। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप नोट लगा के लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नमक यहीं से ही तैयार किया जाता है। तो आप क्या लिख लेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन, मैक्सिमम सॉल्ट प्रोडक्शन इन राजस्थान, किसके द्वारा होता है, इस सांबर झील के द्वारा होता है। अब इस झील के अंदर नमक कैसे तैयार किया जाता है, तो एक कंपनी है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड। ये किसके कंट्रोल में आती है, भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में कंट्रोल में आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, जैसे सुना ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, तो वैसे ही ये हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड कंपनी है जो नमक तैयार करती है इंडिया के अंदर। उसी कंपनी ने क्या किया, सांबर झील के लिए एक कंपनी तैयार कर दी, छोटी कंपनी, किसकी है, सरकार की ही है, लेकिन किसके काम में आएगी, सांबर झील के काम में। उसको क्या बोल देंगे, सांबर सोल्ट लिमिटेड कंपनी। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर को हिंदी में क्या लिखेंगे, सह उत्पादन लिख सकते हैं ना। यह एक सह उत्पादन या फिर आप जॉइंट वेंचर, एक सेकंड रुकना, मेरे ख्याल से वेंचर को वेंचर ही कहते हैं, बाकी मेरे को देखना पड़ेगा। तो यह एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है। ये आप लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, ये आप लिखने के बाद में लिखेंगे एक बार के लिए, दूसरा पेन लें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लिखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी आएगी, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड एलटीडी। और इधर कौन आ जाएगा, सांबर सोल्ट लिमिटेड। अब सांबर सोल्ट लिमिटेड भी किसकी है, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड की। एलटीडी मतलब लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है किसी भी कंपनी के कुछ राइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब सारे ऐसे राइट्स नहीं मिलते हैं उनको जो देने चाहिए। उनकी पब्लिक जो होती है, जिनके उसमें शेयर होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। खैर अपने को उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड का कितना हिस्सा है और सांबर सोल्ट लिमिटेड का कितना हिस्सा है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का, तो वो है यहाँ पे 60% कह लो, यहाँ पे 40% कह लो, 60 और 40 के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा सांबर सोल्ट लिमिटेड आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो ये 30 दिसंबर 1800 के टाइम पे तो ये अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। 1964 के अंदर ये सांबर सोल्ट लिमिटेड हम किसने बनाई, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड ने ही बनाई थी। ये सारी इसकी किसकी बातें हैं, नमक की सारी बातें। तो आप इसके बारे में ये सारी चीजें नमक की लिख सकते हो। इसके अलावा एक लाइन और लिखना भाई, सॉरी, एक लाइन क्या है, जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे ना, तो उन्होंने 1870 के अंदर एक म्यूजियम बनाया था, सोल्ट म्यूजियम। साल्ट म्यूजियम, इसको हिंदी में भी म्यूजियम ही कहेंगे, तो आप लिख लो भाई, जगह क्यों खराब करूं मैं, साल्ट म्यूजियम। ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, राजस्थान का एकमात्र, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ पे है, सांबर के अंदर है। और बनाया किसने, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है 1870 के अंदर। तो आप अंग्रेज भी लिख सकते हो, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ये सारी इसकी सोल्ट की बातें हैं। देखो अभी मैंने आपको बोला था झील हम अपन बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इस डायग्राम के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएगी। जब आप डायग्राम देखोगे ना, तब आपके सारे काम हो जाएंगे।
और छोटी छोटी झीलें, उनके डायग्राम भी नहीं बनेंगे, तो उनके छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको वैसे लिखा दूंगा। ये सारी सॉल्ट इसकी बातें हो गई। फिर उसके बाद में ना आप लिखो, अपन किसकी बातें करें अब, कुछ एक शादी विवाह की बातें कर लेते हैं, दादू दूदू जो संत संप्रदाय है उनकी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग से इस साइड में एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे अकबर ने शादी करी थी भाई, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। अकबर वेड्स हरकाबाई। जयपुर के साथ में जब पहली बार जब मुगलों ने अपने वो साम्राज्य स्थापित करे थे ना, संबंध स्थापित करे थे, संधियां स्थापित करी थी, उस टाइम के ऊपर अकबर की शादी हुई थी एक जयपुर की महारानी या क्वीन है जो उसके प्रिंसेस, सॉरी क्वीन नहीं, प्रिंसेस के साथ में, जिसका नाम है हरकाबाई। और इसी से इनके पुत्र प्राप्ति होती है जहांगीर की। तो जहांगीर किसका बेटा है, अकबर और हरकाबाई का। आप इसके नीचे जहांगीर भी लिख सकते हो या साइड में लिख सकते हो। यहाँ पे शादी इस झील के सामने शादी नहीं हुई, सांबर के अंदर शादी हुई थी। उस टाइम पे सांबर नाम से प्रॉपर एक एरिया भी था और झील का एरिया था। तो इस साइड के अंदर अकबर ने किससे शादी रचाई थी, इससे, हरकाबाई से शादी रचाई थी, और जिनके पुत्र रत्न कौन प्राप्त हुए, जहांगीर जी। तो एक चीज तो ये हो गई भाई। और दूसरी चीज क्या लिखेंगे इसके बारे में, हम लिखेंगे अकबर है भाई, ये भी मुस्लिम है, तो इसी मुस्लिम से रिलेटेड एक मुस्लिम जो संप्रदाय के एक है ख्वाजा हिसामुद्दीन, ख्वाजा ख्वाजा हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि। ख्वाजा हिसामुद्दीन कौन है, ये इनके संत संप्रदाय है भाई, मुसलमानों के, इस्लाम धर्म के। मैं हट जाता हूँ आपके पीछे से। पुण्य भूमि को क्या लिख लेंगे, प्रॉस्परस लैंड लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ख्वाजा हिसामुद्दीन इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप जरूर लिखेंगे। अब जब हमने इनकी बात कर ली है, तो इन्हीं से रिलेटेड एक हिंदू भी है, जैसे दादू संत जो है, संत दादू जो है, उन्होंने भी अपने संप्रदाय की स्थापना करी थी। दादू पंथी जो थे, तो संत दादू ने सबसे पहली बार अपने जो वो दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, उपदेश दिए थे। वो उपदेश कहाँ पे दिए थे, इसी झील के किनारे दिए थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, संत दादू के प्रथम उपदेश। संत दादू के प्रथम उपदेश, तो ये चीज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक चीज और लिख सकते हैं इसके बारे में, संत दादू के उपदेश हो गए, उसके बाद में मंदिर वगैरह बनाओ भाई। मंदिरों में सबसे पहले एक मंदिर आता है, वो मंदिर किसका आता है, शाकंभरी माता का मंदिर। मैं हटूंगा, आगे से हटूंगा, माता का मंदिर, या फिर शाकंभरी माता ही लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये मंदिर सा ही बनाया मैंने, टेम्पल ही बनाया है, तो आप लिख सकते हैं। शाकंभरी माता कौन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये चौहानों की कुल देवी है, क्लैन डाइटी ऑफ चौहान्स, क्लैन डाइटी ऑफ चौहान्स। क्लैन डाइटी ऑफ चौहान्स, चौहानों की कुल देवी, ठीक है। इसके अलावा एक ऊपर और लिख सकते थे हम, यहाँ पे लिख लो भाई, ये मस्जिद बना के सी, एक मस्जिद जैसी सी, मस्क। ये मस्क किसकी है, नलियासर मस्जिद है भाई, ये नलियासर मस्जिद भी यही है। मस्जिद, नलियासर मस्जिद भी इसी के बैंक्स पे है, किनारे पे है। फिर उसके अलावा आप एक चीज इसके अंदर और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देव तीर्थों की एक नानी है भाई। तीर्थों की अलग अलग चीजें होती है, मैं आपको बता दूंगा। तो तीर्थों की एक नानी है या देवयानी है, देवयानी, ये देवयानी का मंदिर भी यही है, यानी कि यहाँ पे तीर्थ किया जाता है, तीर्थ के लिए लोग आते हैं। तो देवयानी कौन है, तीर्थों की क्या है, नानी है, नानी, नाना नानी वाली नानी कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये तीर्थों की नानी है भाई, देवयानी। इनके नाम में भी आ रहा है यानी नानी, एक जैसा सा नाम है। हल्का सा थोड़ी देर के लिए अगर मैं हटा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है,
तीर्थों की नानी या देवयानी, ये इधर है इसलिए। और फिर उसके बाद में 2-3 एक और है, तीर्थों के मामा और भांजा, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ, हालांकि ये इसके नहीं है, फिर भी मैं आपको लिखवा ही दूँ। लो भाई, दोनों का ही सॉल्यूशन हो गया। अब एक होती है तीर्थों के मामा, तीर्थों का मामा, यहीं पे लिख लो नोट लगा के। तीर्थों का, तीर्थ को वैसे इंग्लिश में पिलग्रिम बोलते हैं, तो आप भी तीर्थ याद रख लो। आप ऐसे थोड़ी हो आप इंग्लैंड वाले यहाँ पे राजस्थान में रह रहे हैं, है ना, है क्या कोई? तीर्थों का मामा। अब मामा नाम थोड़ा बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है ना, मामा बड़ा होता है, तो पुष्कर कह दो। पुष्कर भी एक इम्पोर्टेंट जगह है, काफी बड़ी। ये इधर सांबर के अंदर नहीं है, ये अलग से लिखवा रहा हूँ नोट के अंदर। तीर्थों का मामा कौन हो गया? पुष्कर हो गया। ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। एक तीर्थों का भांजा हो रहा है भाई, मामा आ गया तो भांजा भी लो, भांजा। अब भांजा जो होता है वो बदमाश होता है, तो वो मस्ती मचाता है ना। तो भांजा क्या होता है? बदमाश। वो क्या मचाता है? मस्ती। तो नाम क्या लिख देंगे? मचकुंड। मचकुंड मचकुंड में पाया, सॉरी, मचकुंड को क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। क्या क्या मचाता है? मस्ती मचाता है। कौन मचाता है? भांजा मचाता है। और ये कहाँ पे है? ये धौलपुर के अंदर है। देखो, आप इसको कड़ी से कड़ी जोड़ के क्या कह सकते हो कि तीर्थों का जो भांजा है, भांजा क्या करता है? मस्ती मचाता है धूल के अंदर। धूल के अंदर मस्ती मचाता है, तो इसको क्या बोल देंगे? मचकुंड। और धौलपुर और भांजा हो जाएगा। तो ये एक अजीब सी ट्रिक है, जिससे मैंने आपको बात समझाने की ट्राई करी बढ़िया से। इसके अलावा कुछ रह जाता है तो वो मैं देख लेता हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें थी इस सांबर झील के बारे में। अब हल्की हल्की छोटी मोटी बातें और लिखेंगे इसकी। अगर यहाँ पे आपने छोटी मोटी जगह छोड़ी हो एवियन बोटलिज्म के, वैसे तो छोड़ ही रखी होगी, यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। रामसर साइट क्या होती है? सांबर एक, सांबर राजस्थान की दूसरी रामसर, दूसरा रामसर स्थल है, आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा रामसर स्थल है। इंग्लिश वाले लिखना। सांबर इज राजस्थान सेकंड, सेकंड वेटलैंड। वेटलैंड को लिख, वेटलैंड लिखना, वेटलैंड, वेटलैंड। और इसको क्या ब्रैकेट में क्या लिख लेना? रामसर साइट लिख लेना। अब रामसर साइट क्या होती है, वेटलैंड क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप कहीं बीच पे अगर गए हो, तो बीच जो होता है, जहाँ पे समुद्र है वो तो समुद्र है, लेकिन वो वाला एरिया जहाँ पे एक बीच किससे मिलता है? लैंड से मिलता है, तो वो एरिया थोड़ा सा ऐसे गीला नहीं होता? क्या होता है ना, ऐसे थोड़ी सूखा हुआ रहता है, गीला सा एरिया है। वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी दलदली सी है। वैसे वाली वेटलैंड को क्या कहते हैं? रामसर साइट कहते हैं। कब? जब वैसे एरिया के अंदर कोई वनस्पति, कोई पक्षी या किसी भी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, उनको रहने के लिए आवास मिले, या फिर उनकी वजह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो, ऐसे स्थानों को क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं, या रामसर स्थल बोलते हैं, रामसर साइट बोलते हैं। क्या समझ में आया आपको? ऐसे स्थल जहाँ पे ये पेड़ पौधे या जीव जंतु है, उनका एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड बीते, या फिर उनकी लाइफ डिपेंड करे उस पर, उसके बिना उनकी जीवन ही पॉसिबल नहीं है, तो वैसी जगहों को क्या बोल देंगे? रामसर स्थल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये रामसर कौन है? कोई राम नाम का टीचर थोड़ी है ना। ईरान के अंदर एक जगह है जहाँ का नाम है, वहाँ पे रामसर के अंदर क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। और कौन से ईयर के अंदर हुआ था? वो हुआ था 1971 के अंदर। रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ? ईरान के अंदर। तो वो लाइन हम पॉइंट के अंदर लिख लेंगे, रामसर कन्वेंशन। और वैसे जो जॉइंट वेंचर मैंने ऊपर लिखा था ना, इसको बोलते हैं संयुक्त उपक्रम। अगर वो भी लिख लिया तो कोई बुराई नहीं है, संयुक्त उपक्रम, संयुक्त उपक्रम। तो रामसर कन्वेंशन जो है, ये कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था 1971 के अंदर। और कहाँ हुआ था? ईरान के अंदर। ये सांबर कब बनी थी? तो आप लिख सकते हैं, अलग से लिखेंगे फिर से, सांबर और
राजस्थान की सबसे पहली जो थी, उल्टा लिख दो, पहले केवलादेव लिखना, केवलादेव। केवलादेव जो है वो हमारे लिए सबसे पहली रामसर साइट थी और सांबर सेकंड रामसर साइट है। केवलादेव जो है वो कब बनी थी, वो 1981 के अंदर बनाया गया था, वो कंसिडर किया गया था, और 1990 के अंदर इसको कंसिडर किया गया था। तो आप ये दो चीज़ें और इसके बारे में याद रखेंगे, और ये लगभग बात आपको पता ही है। अब छोटे मोटे ना एक दो और अन्य बिंदु करके लिख लो, जिसके बाद में हम ये झील खत्म करते हैं। अन्य बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है भाई, इसके क्वेश्चन सीधे सीधे सरल सरल आते हैं और एग्जाम में लगभग देखने के लिए मिल ही जाती है आपको ये। यह, अब आप इसके बारे में लिखना, यह राजस्थान की, या ये राजस्थान की नहीं, ये भारत की लिखो। यह भारत की सबसे बड़ी, यह भारत की सबसे बड़ी भूमि आबद्ध, भूमि आबद्ध भूमि आबद्ध खारे पानी की झील है। भूमि आबद्ध खारे पानी की झील है। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड, दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड ब्राइन वाटर लेक, BWL, ब्राइन वाटर लेक, या फिर ये वैसे भी फ्रेश वाटर हो, कैसी भी हो, झीलों में सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड यही है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान, इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान। ब्रैकेट में ये बात भी लिखना, खारे पानी की झीलों में भी यह सबसे बड़ी है, तो ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, खारे पानी की झील में भी फर्स्ट है, इस टाइप से। और आप इंग्लिश में क्या लिख रहे थे, इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान, इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ राजस्थान। ब्रैकेट में लिख लेना, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ BWL, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ BWL, ब्राइन वाटर लेक। तो आप इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। यह देश की तीसरी बड़ी, यह देश की तीसरी बड़ी, यह देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट इज थर्ड लार्जेस्ट। मैंने देखो लैंड लॉक्ड के अंदर फर्स्ट बोला है, ऐसे नहीं बोला। इट इज फर्स्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट इट इज थर्ड लार्जेस्ट ब्राइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कौन है, चिल्का है, चिल्का झील। दूसरे नंबर पे कौन सी है, पुलिकट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास में सांबर झील आ जाएगी। चिल्का जो है ओडिशा के अंदर पड़ता है, और ये लगभग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उस पे बॉर्डर पे है। कोई नहीं पूछेगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान से ही पूछेंगे जब ज़्यादातर, और ये जयपुर के अंदर है, ही है मेनली जयपुर के अंदर है, जयपुर राजस्थान के अंदर है। ये वाली बात आप लिख लेंगे इसके बारे में। और रामसर साइट की बात लिख ली। अब एक लास्ट लाइन इसके बारे में लिखना, यह अंतः प्रवाह की, यह अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है, यह अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। इट इज लार्जेस्ट इनलैंड रिवर लेक, आगे लेक भी लगाएंगे। इट इज लार्जेस्ट इनलैंड रिवर लेक। वो लेक्स कौन सी रिवर्स कौन सी आपको पता ही है, मेंथा, खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और तुरतमती। चाहो तो लिख लो भाई पांचों उनके नाम भी, और वो वाली लाइन भी चाहो तो लिख लो कि भाई यह सांबर झील जो है ना, खारी सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है, बताया था ना, मेंथा या मेंढा करके जो जो नदी है, उसकी वजह से इसके अंदर सबसे ज्यादा खारापन ऐड होता है, जबकि ऐसा कुछ रियल में नहीं है। रियल में तो माइकाशिस्ट वाला केशिकत्व प्रभाव वाली बात वो है इसके लिए। और एक ही सेकंड रुकना। अब एग्जाम के अंदर आता है तो अपने को लिखना भी पड़ेगा, वो मेंथा मेंढा वाली बात ही माननी पड़ेगी कि मेंथा नदी की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसकी वजह से सांबर झील के अंदर लवणता ऐड होती है, उसकी वजह से देश को 8.7% खारा पानी सॉरी नमक मिलता है, उसकी वजह से कई लोगों को बढ़िया भोजन की प्राप्ति होती है। ऐसी बात आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेंथा की, मेंढा की। नाम मेंढा है अजीब सा, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया दे दिया किताबों के अंदर। तो ये भाई हमारी सांबर झील है, इसकी स्टार्ट करी है हमने आज, झीलों के लिए बातें करी थी, कौन सी झीलें होती है, कितनी झीलें होती हैं, फ्रेश वाटर लेक क्या है, ब्राइन वाटर लेक क्या है,
बारिश की वजह से, नदियों की वजह से फ्रेश वाटर बनती है, और एक्सिस सागर का अवशेष होने की वजह से खारे पानी की झील बनती है। फिर केशिकत्व प्रभाव को फिर से समझा हमने। ट्रिक में क्या देखा, साड़ी का पल्लू कौन फाड़ रहा है, बिल्ली या कुत्ता? कुत्ता फाड़ रहा है। तो ऐसे करके 12 एक नदियां देखी थी, झीलें देखी थी सॉरी, जब तक नदियां दूर नहीं होगी तब तक नदियां नदियां निकलेगा नाम। सांबर झील के बारे में हमने देखी, बेसिक बातें करी। बिजोलिया शिलालेख में कौन कहता है, वासुदेव चौहान बनाता है। कब बनाता है, 551 के अंदर ईस्वी ईस्वी के अंदर ये इसका निर्माण कराता है। फिर डायग्राम के हिसाब से हमने बहुत अच्छे से इसको भी समझा, क्या बोलते हैं इसको। सबसे पहले हमने नमक की बात कर लेते हैं। नमक क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है। इंडिया के अंदर 8.7% नमक है, राजस्थान के अंदर 80 से 90% नमक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नमक किससे उत्पादित होता है, इससे ही, क्या नाम है इसका, सांबर झील। और दूसरी बात क्या है, जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। किसका है ये, स्टेट और सेंटर का। 60-40 हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, सांबर सोल्ट लिमिटेड। सांबर सोल्ट लिमिटेड जो है वो 30 दिसंबर 1964 को स्थापित करी गई थी। एकमात्र राजस्थान का सोल्ट म्यूजियम कहाँ पे है, सांबर पे है। 1870 में अंग्रेजों ने बनवाया था। फिर उसके बाद में हमने एक पक्षी की बात करी थी, राजहंस, और एक पक्षी की बात करी थी, कुर्जा। ये दोनों क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात, 2019 के अंदर एवियन बोटुलिज्म हुआ था, इंडिया की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी थी वो। और उसके अलावा हमने बात करी, साल्वाडोरा होता है, एक स्पाइरुलिना होता है, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। नलिया सर मस्जिद थी, अकबर ने शादी करी हरकाबाई से। उसके अलावा मैं हट जाऊँ क्या या नहीं हटूँ, ऐसे बता दूँ क्या, हट जाता हूँ लोग। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, ख्वाजा हिसामुद्दीन की जो है ये पुण्य भूमि है। उसके बाद में संत दादू ने यहाँ पे क्या दिए थे, अपने प्रथम उपदेश दिए थे, फर्स्ट लेक्चर्स है ना। तो उसके बाद में हमने क्या देखा, शाकंभरी माता का मंदिर है, यहाँ पे देवयानी का भी तीर्थ स्थल है। तो तीर्थों की नानी कहलाती है। मामा कौन है, पुष्कर है। भांजा कौन है, धूल के अंदर क्या करता है, मस्ती मचाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ना, ये कुंड के अंदर धूल डालता है, पर वो मच नहीं आएगा, इसके लिए तो एक तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि सांबर जो है राजस्थान के अंदर दूसरा रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होती है, ऐसी जगह, ऐसा वेटलैंड जहाँ पे क्या किसी भी प्रकार की वनस्पति या फिर किसी भी प्रकार के जीव जंतु या पक्षी वगैरह जो है वो संरक्षित हों, उनकी लाइफ डिपेंड करे उस पर। तो ऐसी जगहों को क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है, रामसर साइट के अंदर। कब हुई थी रामसर की कन्वेंशन, बहुत कम चांसेस ऐसी चीज पूछने के लिए, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। रामसर ऐसे कोई राजस्थान के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये ईरान के अंदर है। केवलादेव जो है भाई वो हमारे राजस्थान का फर्स्ट है। फर्स्ट नहीं लिखा है क्या मैंने आपको, फर्स्ट, ये सेकंड। फिर अन्य बिंदुओं के अंदर हमने क्या देखा, ये चिल्का पुलिकटर, ये सब 3rd नंबर पे आती है। सर्वाधिक बड़ी है ये बालसन का प्रकार है, ये हमने ऊपर लिख ही लिया था। तो इस प्रकार से हम झीलें पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से करते करते। आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर ये झीलें खत्म करेंगे खारे पानी की, और बड़े बड़े लेक्चर्स लेंगे। बड़े बड़े का मतलब ये है कि लगभग 2 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए, जिससे क्या है कि एक अपना सिलेबस टाइम पे हो जाए। टाइम पे तो वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से आप पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना भाई। और अगर डाउट नहीं हो तो भी अपनी तरफ से आपको कोई ट्रिक्स समझ में आए या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे, अपना जो चैनल बनाया गया है उसको ग्रुप इसीलिए बनाया गया है जिस पे आप अपनी चीज़ें डाल सको। दैट लिंचपिन अकेडमी करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर जाके आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके मन में कोई ऐसे होता है कि ले भाई मैं भी कोई ढंग की चीज़ डालूँ, तो वो डाल दो। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं झीलों के साथ में, और साथ साथ में राजस्थान हिस्ट्री भी जो है उसमें 1857 की क्रांति चल रही है, उसको भी क्रांति को भड़काते और आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं भाई। थैंक यू।